नमस्कार छात्रों, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे जैक बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किए गए मॉडल सेट के बारे में। और ये मॉडल सेट है आपका 10वीं कक्षा के साइंस सब्जेक्ट का और सेट नंबर 3 यानी जो मॉडल पेपर 3 है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। यदि आप इन सभी मॉडल सेट को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं तो एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम देखते हैं इसके सभी प्रश्नों को। और इस वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या या फिर सेट नंबर 3 का सभी प्रश्न को हल करने बताने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लगातार देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके पहले नंबर प्रश्न को कि पहला नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। पहले नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। हम लोग परावर्तन के नियम से जानते हैं, परावर्तन का जो दूसरा नियम होता है वो हमको ये बताता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री दिया हुआ है तो हमारा परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका 2 और दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है। तो जब अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती हैं तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस या फिर फोकस बिंदु से होकर के वापस होती है या फिर मुख्य फोकस पर जाकर के मिलती है। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद इसके तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। अब हम एक बात आपको बता दें कि जो वक्रता त्रिज्या होता है उसका आधा होता है फोकस दूरी। अब यहाँ वक्रता त्रिज्या का मान दे दिया गया है 54 सेंटीमीटर, तो इसका आधा यानी 27 सेंटीमीटर जो होगा वो हमारा मुख्य फोकस दूरी या फिर फोकस दूरी माना जाएगा या फिर होगा। तो तीसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है यानी सही उत्तर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को जो है चौथा नंबर प्रश्न। तो चौथा नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है, ये जो आप चौथा नंबर प्रश्न देख रहे हैं वो चौथा नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा गया है जिसके या जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो वक्रता केंद्र जो होता है वहां हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण में किसी वस्तु को यदि हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसी के नीचे जस्ट वक्रता केंद्र के नीचे ही उसी आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इस चौथे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अब हम देखेंगे इसके बाद इसके अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है। तो अगला प्रश्न में हम लोग देखेंगे पांचवें प्रश्न में, पांचवा नंबर प्रश्न में हमसे पूछता है अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है, यानी किस वस्तु में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो गाड़ी के साइड मिरर में ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका गलत है क्योंकि साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में आपसे बोला गाड़ी के हेडलाइट में, हाँ यही आपका सही उत्तर है यानी गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में आपका बोला गया था अपना चेहरा देखने के लिए। तो अपना चेहरा देखने के लिए हम लोग समतल दर्पण का यूज करते हैं और सूक्ष्मदर्शी को देखने के लिए तो लेंस का प्रयोग किया जाता है, दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए आप ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या होता, गलत होता। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद इसके अगले प्रश्न को यानी छठे प्रश्न को। छठा नंबर प्रश्न में हमसे बोला है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सा घटना है। मतलब जब किसी प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजा जाता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को
अपवर्तन कहा जाता है। यानी ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न जो 7वां है वो हमसे बोलता है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। यानी प्रकाश का चाल जो है वो सबसे ज्यादा स्पीड किस पदार्थ में चलेगा। तो जो ज्यादा विरल होता है, जो ज्यादा विरल माध्यम होता है उसमें प्रकाश की चाल सबसे तेज चलती है, जबकि जो ज्यादा सघन होता है उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम चलती है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं वो इन सभी 4 ऑप्शन में से, चाहे वो बर्फ हो, किरोसिन हो या फिर हीरा हो, उन सब में ज्यादा विरल है। यानी ये विरल माध्यम को दर्शा रहा है। तो इसमें प्रकाश की चाल सबसे तेज गति से यानी अधिक होगी। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया, उत्तल दर्पण के सामने, सॉरी उत्तल दर्पण नहीं है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो बिल्कुल सही उत्तर है। यानी प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच जब हम किसी वस्तु को रखते हैं अवतल लेंस के सामने, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनता है और आभासी बनता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न में हमसे बोला गया है 9वां प्रश्न में, देखिएगा। अब हम इसके बाद देखेंगे 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न में हमसे बोला गया कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक या फिर मात्रक जो होता है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी डायोप्टर। डायोप्टर जो है वो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न यानी 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न में बोला कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना कर उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है। मतलब उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना वो 3 गुना बड़ा है। तो जब 3 गुना बड़ा है तो जो आवर्धन होता है वो किसी वस्तु का गुना में ऊंचाई बताता है। तो यहाँ पे गुना के रूप में ही 3 गुना बड़ा ऊंचाई बताया गया है किसका, प्रतिबिंब का। इसीलिए ये जो 3 है वही हमारा आवर्धन कहलाएगा। तो इस प्रश्न का यानी प्रश्न संख्या 10 का जो उत्तर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी 3 हमारा सही उत्तर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 10 का बी ऑप्शन जो जिसका उत्तर 3 है वो हमारा सही उत्तर है। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 11 को। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मतलब नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है। तो वो प्रश्न संख्या 11 का जो ऑप्शन नंबर ए है दृष्टिपटल, वो आपका सही उत्तर होगा। यानी दृष्टिपटल पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न को यानी प्रश्न संख्या 12 को। इसमें बोला गया है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। यदि निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसमें कौन सा लेंस लगाया जाए या चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाए जिसके कारण निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो उसके लिए ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं अवतल लेंस, ये आपका सही उत्तर होगा। यानी अवतल लेंस के उपयोग के द्वारा निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न को कि 13 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। मतलब एक सामान्य नेत्र जो है वो दूर कितना दूर तक देख सकता है स्पष्ट रूप से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। मतलब हम अनंत तक देख सकते हैं। एक होता है निकट बिंदु, तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर तक देखा जा सकता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही होता है। लेकिन यहाँ पे दूर बिंदु बोला गया है, इसीलिए प्रश्न संख्या 13 का जो ऑप्शन नंबर डी है अनंत, वो आपका सही उत्तर होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न को। इसमें हमसे बोला गया कि दिए गए किस जैव प्रक्रम में से हमें ऊर्जा मिलती है। मतलब ऊर्जा बाहर की ओर
निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है या सही उत्तर है, जो श्वसन है। अब हम लोग देखेंगे इसके 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया कि चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। यानी चिप्स के पैकेट में गंध न उत्पन्न हो जाए, वो खराब ना हो जाए, इससे बचने के लिए हम लोग उसमें किसका या किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो वो गैस है नाइट्रोजन गैस, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है सवाल नंबर 15 का। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 16 को। तो सवाल नंबर 16 में दिया गया जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि आयरन जो होता है या लोहा, वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है। और जब हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा तो उस अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया उत्पन्न होगी या फिर विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे 17 नंबर सवाल को। 17 नंबर सवाल में हमसे पूछा गया कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, मतलब किस पदार्थ में या किस तत्व में ऑक्सीजन गैस मिल रहा है या ऑक्सीजन गैस का समावेश हो रहा है। तो यहाँ जो आप सी को देख रहे हैं, कार्बन को अभिकारक के रूप में, ये जो सी है उसमें ऑक्सीजन जुड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले रहा है, यानी ऑक्सीजन इसमें जुड़ जा रहा है। तो यही जो कार्बन है वो हमारा क्या है, उपचयन हो रहा है। किसका, कार्बन का। तो कार्बन जो है उसका उपचयन हो रहा है, यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है या फिर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न 18 को कि 18 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न 18 को। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न में हमसे क्या बोला, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। इसमें कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है उसके बारे में हमको बताना है। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं कि ये संतुलित है या नहीं। तो देखिए एजी जो है इधर अभिकारक के रूप में एक है, यहां भी आप उत्पाद के रूप में एजी को देखिए अकेला है। एन यानी नाइट्रोजन इधर भी अभिकारक के रूप में एक है। अब उत्पाद के रूप में आप देखिए नाइट्रोजन कितने हैं, तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, एक है। फिर चलिए ऑक्सीजन कितने हो गए, तो ऑक्सीजन अभिकारक के रूप में आपका है कितना, 3। यहाँ भी उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन 3 है। यहाँ देखिए आप सोडियम एक है, यहाँ भी सोडियम एक है, और क्लोरीन भी एक है अभिकारक के रूप में, और उत्पाद के रूप में भी एक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब इसी तरह से यदि हम ऑप्शन नंबर बी में देखें तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में नाइट्रोजन जो है वो 2 है, जबकि यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन 2 है उत्पाद के रूप में। लेकिन जब हाइड्रोजन के पास आप जाइएगा तो हाइड्रोजन अभिकारक के रूप में 2 है, जबकि यहाँ उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन 3 दूनी 6 है, यानी हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ गई अभिकारक से उत्पाद की ओर, तो ये संतुलित नहीं होगा। इसी प्रकार से और भी आप देखिएगा जो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। हमारा 18 नंबर प्रश्न का संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न 19 में हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो जब किसी धातु पर अम्ल डाला जाता है तो उस धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं वो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो आयरन जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित करके और क्लोरीन को अपने साथ ले लेता है, यानी विस्थापन अभिक्रिया वहां होती है और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और आयरन क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है 20 नंबर प्रश्न, और 20 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया कि दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, मतलब कौन अपना रंग बदलता है, किसके आधार पर, अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन लवण होने के बाद। तो जो अलग अलग लवणों को या फिर अलग अलग विलयन को बताने के लिए रंग में परिवर्तित हो जाते हैं सूचक, उसको कहा जाता है रंगीय सूचक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो लिटमस पत्र, लाल से नीला हो जाता है और नीला से
लाल हो जाता है, इसीलिए इसको रंगीय सूचक भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न यानी 22 को। 22 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। तो डॉक्टर जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, किस लिए? हड्डियों को स्थिर रखने के लिए या फिर जोड़ने के लिए, कहीं कहीं लिखा होता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी 21 नंबर का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 22 में हमसे बोला गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यही जो प्लास्टर ऑफ पेरिस 21 नंबर सवाल में दिया गया था वही आपका 22 नंबर प्रश्न में भी पूछ दिया, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ दिया। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी 22 नंबर का या 22 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे इसके 23 नंबर प्रश्न को। तो 23 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखें 23 नंबर प्रश्न को। 23वां नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया कि दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है। तो आप देखिए दो तत्व आपस में मिलकर के और एकल यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। जब दो अलग अलग तत्व मिलकर के एकल यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी संयोग करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न संख्या 24 को। 24 में आपका बोला गया है कि खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो खट्टे फल जो होते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कहीं कहीं सिट्रिक लिखा हुआ मिलेगा, कहीं साइट्रिक लिखा हुआ मिलेगा। इसी सवाल में एक और सवाल पूछ सकता है कि नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यही साइट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू के रस में पाया जाने वाला अम्ल है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न यानी 25 को। 25 नंबर प्रश्न में हमसे बोला गया कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। वह इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में जो होगा वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है तो वो चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। अब हम लोग चलेंगे इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 26 में हमसे बोला गया कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को या नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो जो विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वह अम्ल कहलाता है। इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और 7 से कम इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? 2, यानी जिसका पीएच मान 2 है या 7 से कम है वह विलयन जो होगा वो क्या होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा और वही नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न को। तो 27 नंबर प्रश्न में हमसे बोला गया है कि अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है। तो इसका सही उत्तर है खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका में भोजन का पाचन का कार्य होता है अमीबा में। लेकिन सवाल ये भी पूछा गया है पीछे के सेट में कि अमीबा जो है वो अपना भोजन किस अंग द्वारा ग्रहण करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है कुटपाद वो आपका सही होता। लेकिन 27 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कहाँ पाचन होता है। तो पाचन होता है खाद्य रिक्तिका में। इसीलिए 27 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी खाद्य रिक्तिका। अब हम लोग देखेंगे 28 नंबर प्रश्न को। पाचन क्रिया या पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है। यानी आमाशय में जो है वो प्रोटीन का पाचन कौन करता है। तो प्रोटीन का पाचन करने वाला जो हार्मोन है या फिर जो एंजाइम है वो है पीत। यानी पीत रस जो होता है वो क्या काम करता है? पीत रस जो होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है या फिर प्रोटीन को पचाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न 29 को। 29 नंबर प्रश्न में हमसे बोला गया कि निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है। यानी प्राणी समभोजी पोषण के माध्यम से कौन सा जीव अपना भोजन
करता है या फिर पोषण का कार्य करता है, तो वो है अमीबा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में जो अमीबा दिया गया है वो आपका सही उत्तर है। ये समभोजी पोषण करता है। आगे हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न को। तो 30 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में आपके 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो 2 जो निलय होते हैं वो बायां निलय और दायां निलय होता है, और जो अलिंद होता है वो दायां अलिंद और बायां अलिंद होता है। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को देखते हैं, 31 नंबर प्रश्न को। तो 31 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। यानी इन सभी ऑप्शन में से कौन ऐसा हार्मोन या फिर एंजाइम है जो माध्यम को या भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो क्षारीय बनाने का कार्य करता है ऑप्शन नंबर डी यानी पीत। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले नंबर प्रश्न को, जो आपका दिया गया है 32। तो 32 नंबर प्रश्न में हमसे बोला गया कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो इसके पहले वाले सेट में भी ये प्रश्न आया था कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी वृकाणु। वृकाणु को ही नेफ्रॉन भी कहा जाता है। तो वृकाणु के जगह पर यदि नेफ्रॉन भी दिया हुआ रहेगा तो हमारा उत्तर वही होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को, जो आपका प्रश्न है 33। तो 33 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछता है उसको हम देखते हैं। तो चलिए देखिए कि 33 नंबर प्रश्न क्या कहा। निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता। यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा कौन सा कार्य नहीं होता। जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरमुखी या ऊपरी मुखी गति में सहायक है। यह बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि कौन सा कार्य नहीं होता है। तो ये तो होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम लोग चलेंगे बी ऑप्शन में। यह पौधों में ताप का नियमन करता है, मतलब तापमान को बनाए रखता है ऊपर नीचे। चलिए आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर सी को। यह भी आपका ऑप्शन नंबर बी जो था वो सही था। ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। जब ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ऊपर की ओर होती है तो जाइलम में जो जल होता है वो नीचे से ऊपर की ओर गति करता है या खींचता है, तो प्रेरक बल इसमें कार्य करता है। ये भी आपका सही है। अगला ऑप्शन नंबर डी जो है, यह भोजन का संवहन करता है। ये बिल्कुल गलत है। यानी जो वाष्पोत्सर्जन है वो भोजन का संवहन नहीं करता, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य नहीं करता है। इसीलिए आपका 33 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न में हमसे बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है। मतलब आम, दूसरा ऑप्शन पपीता, तीसरा ऑप्शन आपका सी जो है वो सरसों, और ऑप्शन नंबर डी जो है गुड़हल। इनमें से कौन एक लिंगी पौधा है। तो एक लिंगी पौधा जो है वो है पपीता। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है सवाल नंबर 34 का। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न यानी 35 को। 35 नंबर प्रश्न में एक चित्र दिया गया है हमको। देखिएगा 35 नंबर प्रश्न में एक चित्र देकर के पूछता है, क्या पूछता है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। यानी ये जो हाइड्रा है वो हाइड्रा में किस प्रकार का मुकुलन होता है। तो हम लोग जब बुक पढ़ रहे होंगे या आप जब बुक पढ़ रहे होंगे तो उस समय आप देखे होंगे कि हाइड्रा में मुकुलन अभिक्रिया होती है। यानी मुकुलन के कारण वो जनन का कार्य करता है। यानी इसमें मुकुल निकलता है और जब मुकुल वयस्क हो जाता है तो टूट करके अलग हो जाता है, एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो इस चित्र में जो हाइड्रा है उसका मुकुलन द्वारा जनन होता है। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न यानी 36 को देखते हैं। बोलता है लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है। यानी लड़कों में जो यौनारंभ के समय या यौनावस्था के समय अलग अलग लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे शुक्राणु का निर्माण होना, मोच दाढ़ी उत्पन्न होना, या फिर जो आवाज में परिवर्तन होना, ये सभी चीजें जो होती हैं वो सभी किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए यानी टेस्टोस्टेरोन। अब यही महिलाओं में या लड़कियों में कह देता तो वो हो जाता
एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन आपका ऑप्शन में था भी नहीं, कोई बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपसे बोल दिया 37 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है, मतलब मादा के जनन अंग कौन से हैं। तो मूत्र वाहिनी जो है वो दोनों में पाए जाते हैं, शुक्र वाहिनी जो है वो सिर्फ नर में पाया जाता है, गर्भाशय जो है वो मादा में पाया जाता है, और शुक्राशय जो होता है वो नर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी गर्भाशय जो है वो मादा जनन तंत्र है, यानी महिलाओं में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके 38 नंबर प्रश्न को कि 38 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। जब हम 38 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो 38 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया कि हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं, यानी सभी के सभी लगभग सौर ऊर्जा का ही इस्तेमाल होता है सभी में। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता, मतलब कौन ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करता। तो वो है नाभिकीय ऊर्जा स्रोत नहीं, भूतापीय ऊर्जा स्रोत। भूतापीय ऊर्जा स्रोत जो होता है उसमें सौर ऊर्जा का किसी भी तरह से कोई योगदान नहीं होता। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में हमसे बोलता है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, मतलब उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। तो दोबारा उपयोग किया जाने वाला देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में कोयला, जो एक बार खत्म हो गया तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी एलपीजी, ये भी एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा उपयोग नहीं होता है। जबकि ऑप्शन नंबर सी जो है वो पेट्रोल, वो क्या होता है, एक बार यदि समाप्त हो जाएगा तो फिर इसका भी यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन सौर ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा को आप कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, मतलब एक बार यूज करने के बाद ये समाप्त नहीं होता है, इसको निरंतर उपयोग में लाया जा सकता है। इसीलिए 39 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर डी है सौर ऊर्जा, वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम देखेंगे 40 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, मतलब जीव से उत्पन्न नहीं होता है। तो लकड़ी सजीव था, सजीव से उत्पन्न होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही नहीं होगा। दूसरा गोबर गैस, तो ये भी जीव से उत्पन्न होता है गोबर, और गोबर के द्वारा गैस निकलता है, तो ये जैव स्रोत कहलाएगा या जैव मात्रा स्रोत कहलाएगा। नाभिकीय ऊर्जा, ये जीव के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, तत्वों के द्वारा उत्पन्न होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी ये जैव मात्रा का एक उदाहरण नहीं है। लेकिन जब आप डी ऑप्शन में देखिएगा कोयला, तो ये भी एक क्या है, जैव मात्रा का स्रोत है। उम्मीद है इसी प्रश्न के साथ, यानी 40 प्रश्नों के साथ आपका ये सेट समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्नों को हम समझा पाने में सक्षम हो पाए होंगे। यदि आपको इस तरह का वीडियो और लगातार चाहिए तो आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अन्य लोगों के पास क्या बोलते हैं, शेयर कीजिए, जिससे वो भी सभी सेट को क्लियर कर सकें या फिर सभी सेट का अध्ययन कर सकें। हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप वीडियो को स्टार्ट करें तो शुरू से अंत तक लगातार देखें, जिससे कि आप का जो समझने का क्षमता है या फिर जो बार-बार प्रश्न आ रहे हैं वो आपसे क्लियर हो सके कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगले वीडियो को लेकर के, अगला सेट को लेकर के हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे, आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।